नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। भाई जैसा कि आपको पता है 5 मई को आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम है। 10 मई को आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम है एलएलएम का। और इन दोनों एग्जामों के सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, शायद लिमिटेशन एक्ट। बाकी आप देखोगे दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में एक और कॉमन बात है, ये है कि भाई आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में भी सब्जेक्टिव पेपर आएगा थोड़ा सा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 60 मार्क्स का आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिव काम, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव काम आएगा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में, ठीक है। एलएलएम एंट्रेंस अगर आप देने जा रहे हो तो उसका। और ऐसे ही आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में भी 40 मार्क्स का जो काम आएगा वो आपका सब्जेक्टिव इन नेचर होगा, आंसर राइटिंग का होगा। यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको चॉइस नहीं दी जाएगी क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, चारों क्वेश्चन करने होंगे आपको। जामिया में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो, चॉइस थोड़ी ज्यादा है तो वो थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए। लेकिन भाई अगर आईएल जो भी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो फिर सारा ही पढ़ना पड़ेगा, उसका जूरिस्प्रूडेंस भी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी, ठीक है। उसके लिए फिर कोई चॉइस नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग एक सब्जेक्टिव बैच चलाने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम होगा आर्ट ऑफ द आंसर राइटिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कैसे आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हो, एक परफेक्ट जो बॉडी होती है आंसर राइटिंग की, जैसे लिखना चाहिए आंसर। यूनिवर्सिटी में अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी अच्छे कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है तो उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में नहीं सिखाया गया तो थोड़ा सा शायद आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। तो उसी के रिगार्डिंग बैच चलेगा, लाइव बैच चलाने जा रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। तो एक परफेक्ट आंसर होता है, देखो उसका एक स्टैंडर्ड है। एक लॉ का जो आंसर लिखा जाता है, एक लॉ के बच्चे से जो एक आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है, एक लीगल वे में उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप कोई और भी एग्जाम होता है, बीए हिस्ट्री आप कर रहे हो, बीए पोल साइंस आप कर रहे हो, या कोई आप साइंस का पेपर कर रहे हो, तो उनका एक अलग पैटर्न होगा। हर एक कोर्स का एक आंसर राइटिंग का अलग पैटर्न होगा। साइंस वाले बच्चे थ्योरेटिकल काम कम करते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड काम ज़्यादा करते हैं। ये वाले बच्चे आपने देखा होगा पैराग्राफ बेस्ड काम ज़्यादा करते हैं, पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखना, ठीक है। और थोड़े फैक्ट्स कम होते हैं इनके पास, बस थोड़ी कहानियाँ ज़्यादा होती हैं इनके पास, फैक्ट्स बहुत कम होते हैं, वो उन्हीं में एडजस्ट करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन जो एक लॉ का पेपर होता है, एक लॉ की आंसर राइटिंग होती है, लीगल आंसर राइटिंग की बात करें तो आपको लगभग सब कुछ इसके अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पेपर लिखना पड़ता है, ऐसे वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। डीयू में जैसे कि आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी टॉप किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, प्रोफेशनल एथिक्स में किया है, वुड कोर्ट में किया है। तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि भाई सब्जेक्टिव पेपर लिखने का क्या एक पैटर्न हो सकता है। एक लो एग्जाम की बात करें तो एटलीस्ट इसका तो मैं आपको अच्छे से आइडिया दे सकता हूँ। और किसी बीए वगैरह का, बीएससी वगैरह का बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक लो का आंसर अच्छे से मैं आपको बता सकता हूँ कैसे लिखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी आंसर के लिए पूरा उसको एनालाइज करने के लिए एक लीगल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये आपके सामने 6 कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। आप इनको कह सकते हो कि बॉडी ऑफ ए परफेक्ट आंसर। अगर आपके आंसर में ये 6 सिनारियो आपने हिट कर रहे हैं तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपका एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपको आराम से 7 से 8 मार्क्स देगा। इससे ऊपर तो देखो किसी को देगा नहीं। 70 से 80% आप कह सकते हो मैक्सिमम स्कोर देगा वो एक क्वेश्चन में। और मिनिमम अगर आप कुछ भी लिख के आओगे तो 2-3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्या पता वो भी ना दिए जाए आपको, क्योंकि जामिया मिलिया कोई ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। बहुत ही इसके अंदर ट्रेंड प्रोफेसर्स हैं, वो आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो आप मान के चलिए कि आप कुछ भी नहीं लिख के आ सकते एग्जाम में। आपको टू द पॉइंट जो चीज़ पूछी गई है उसी के सिनारियो से हिट करते हुए उससे मिलता जुलता एक आंसर आपको तैयार करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो एक लॉ का स्टूडेंट होता है उसको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ड्राफ्टिंग में आप क्या करते हो, चीज़ों को समझते हो, केस को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिलीफ क्लेम है उसके बारे में आप बात करते हो या रिटर्न स्टेटमेंट देते हो, जो भी आप एलिगेशन लगाए उनका आप काउंटर करते हो। तो वो एक सिनारियो है। ऐसे ही आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा। आपके सामने क्वेश्चन होगा या तो सिंपल सा कि भाई केवल आपको क्वेश्चन दे दिया है कि भाई इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई भी कंसेप्ट होगा, लीगल कंसेप्ट, डिट्टो आप बोल सकते हो इसको, कि प्लेन क्वेश्चन आप बोल सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इसको आप बोल सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, जैसे कि आईपीसी में ज्यादा होता है ऐसा, सीआरपीसी में ज्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी अच्छे अच्छे केसेस हैं, इन्वायरमेंट में भी अच्छे अच्छे केसेस हैं। आप देखोगे आपको एक केस के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करके आपको देखना है कि हाँ मेरी क्या डिमांड है,
क्या लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, उसको आप एक्सप्लेन करिए, पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करिए आप। जैसे आपने देखा है कि लिखा हुआ नोटिफिकेशन में कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 250 वर्ड में उसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सिनारियो की बात करें तो एक लाइन में कोई भी इंसान अगर देखें तो 7 से लेकर 8 वर्ड्स लिख लेता है, ठीक है। तो आपको लगभग 30 से लेके 32 लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। एक 10 मार्क्स की क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो 30 से लेके 32 लाइन है, इनमें आपको ये 6 सिनारियो हिट करने पड़ेंगे, जो भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। ये 6 सिनारियो अगर आप 30 से लेके 32 लाइनों में हिट कर देते हो, देखो एग्जामिनर की डिमांड ये नहीं है कि वो आपसे ये चाह रहा है कि भैया आप मुझे एग्जैक्ट आर्टिकल 21 या एग्जैक्ट आर्टिकल 3 से जो आपका सेक्शन 375 है आईपीसी का, वो मुझे लिख के दे दो डिट्टो। वो नहीं, आपको केवल उसके जो मेन मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे फोकस करना है, उनको पॉइंट वाइज लिखना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, एग्जामिनर को पता हो कि हाँ भाई इस सेक्शन में ये डिमांड थी, इसने बंदे ने वो चीज लिखी है। अब आर्टिकल 21 लिख रहे हो आप, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग लिख रहे हो, इसके अंदर कहानी लिख दी आपने लेकिन जो मेन कीवर्ड्स हैं वो नहीं लिखे, तो फिर आपका आंसर कहाँ से एक वैलिड आंसर हुआ, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ, और अभी आपको पता है कि टाइम ज्यादा भी नहीं है, 3 वीक के अराउंड ही टाइम है, तो उसके रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि हर एक सिनारियो हिट कर जाओ आप। तो एक आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन बेस्ड आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं अपने उस क्वेश्चन में ये फ्रेम सेट कर पाऊं, ठीक है। तो टाइम की कमी है, आपका प्रिपरेशन का टाइम है, और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसी के रिगार्डिंग इसीलिए एक सब्जेक्टिव अप्रोच में आपके सामने लेके आया हूँ। सिंपल सी बात है कि भाई क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, उसको एनालाइज करो, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो एग्जामिनर को पॉइंट वाइज, उसको आप कह सकते हो कि और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉब्लम को, या कोई भी टॉपिक है उसको, पहले आपको सिनारियो ये देना है। उसके बाद बात आती है कि इसमें कौन से लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होगी। जब जूरिस्प्रूडेंस का आंसर लिखोगे तब वो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको जूरिस्ट के नाम लिखने पड़ेंगे, उनकी टाइमलाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उनके कौन से फेमस वर्क्स हैं वो लिखने पड़ेंगे आपको। भाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो आपको यूएन चार्टर के कुछ आर्टिकल्स कोट करने पड़ेंगे। अगर आप ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है तो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुछ प्रोविजन कोट करने पड़ेंगे आपको। आईईएससीआर इंडियन, आप जो भी कल्चरल एंड प्रोटेक्शन राइट्स वाले वो आपको करने पड़ेंगे, आईसीसीपीआर, ठीक है। तो जो प्रोविजन आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड मांग रहा है, वो आपको लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट, तभी आपको वहां पे थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इशू समझ में आए, और इशू समझ में आएगा तभी आप एक रेलेवेंट जो स्टेटूटरी प्रोविजन है वो अपने क्वेश्चन में कोट कर पाओगे। तो ये पूरी चेन है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उसके अंदर लीगल इशू समझ पाओगे। लीगल इशू समझ में आएगा तब आपको पता होगा कि इसकी रेमेडी कौन से स्टेटूटरी प्रोविजन में छुपी हुई है, कौन सा डिक्लेरेशन में या कौन सी कन्वेंशन में या कौन सा एक रेलेवेंट केस मैं कोट कर सकता हूं यहाँ पे। क्योंकि काफी आपने देखा होगा अगर आपके आंसर में कोई भी केस लो आपने मेंशन नहीं किया है तो वो फीका आंसर है। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, आपके जो मार्क्स हैं 10 मार्क्स, आप ये मानिए कि 50%, 60%, 65%, इवन देखो टीचर्स का सिनारियो होता है अलग अलग, मैं बता देता हूँ। कुछ टीचर्स के लिए केस लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होता है, कुछ के लिए इतना नहीं होता। लेकिन नॉर्मल सिनारियो माने तो 50% से लेके 65-70% तक आपके जो मार्क्स डिपेंड करते हैं काफी हद तक स्टेटूटरी और केवल केस लॉज पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने ये दो चीज अच्छे से अपने क्वेश्चन में मेंशन कर दी, स्टेटूटरी प्रोविजन जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, एंड केस लो जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। केस लो ये नहीं कि जो पूछा है आपने उससे बिल्कुल हटके दे दिया। पेज भरना आपको मैं बता दूं यहाँ पे कोई मोटिव नहीं होगा, आप एक लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए, आपके सामने बिल्कुल भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक है। कोई हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये चतुराई मत दिखाना कि पेज भर के आ जाऊंगा तो नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इवन एग्जामिनर आपसे चिढ़ के जो आपको 2-3 नंबर मिलने थे वो भी नहीं देगा, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, जो आपको चीज आती है वही लिखना। भले ही अगर नहीं आ रहा है कोई केस लो ध्यान में तो उसको छोड़ देना, कोई केस लो जरूरी नहीं है लिखना अगर आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा तो एटलीस्ट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे आपको 2-3 3-4 केसेस रेलेवेंट याद हो, ठीक है। केसेस का नाम कोट कर दो और उसके रिगार्डिंग 2-3 बार जो उनका रेशियो डेसेंडेंटी है वो आपने कोट कर दिया, तो बिलीव मी आपको हर एक केस के साथ 1-1 1.5 नंबर मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। ऐसे ही जो वेटेज होता है, मार्क्स वेटेज होता है, वो ऐसे ही डिवाइड होता है। 10 नंबर जो दिए जा रहे हैं वो ये नहीं कि बस
मन में आया उसको 8 दे दिया, मन में आया उसको 6 दे दिया, मन में आया उसको 3 दे दिया। आपके क्वेश्चन में जान है तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, जान नहीं है तो आप उम्मीद मत रखना, ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहां तक अगर आप काम कर लेते हो तो ठीक है, ये काम आप ये कह सकते हो कि आपको लो की मतलब ठीक है, आपने जो पढ़ा वो आपने कोट कर दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी आप इस ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो, कल को आप क्या पता जज बन जाओ, ठीक है। तो एक जज की जो क्वालिटी होती है वो सिंपल से ये होती है, इंटरप्रिटिंग ऑफ लॉ, ठीक है, इंटरप्रिटिंग ऑफ लॉ, कैसे आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो आपने पढ़ लिया है उसको सीधा कोट कर दिया है वो तो बात ठीक है, लेकिन अब जो बात आएगी एनालिसिस की बात आएगी, कंक्लूजन की बात आएगी, इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम की, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया उसकी बात आएगी। क्योंकि जज के लिए, हर एक जज के लिए जजमेंट अलग अलग हो सकती है। कोई जज उसी केस को चाहे तो डिसमिस भी करता है, कोई केस उसी केस को चाहे तो भाई अलाउ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि भाई आप क्या क्या कंक्लूजन है, आपने जो लीगल इश्यू फ्रेम किया है, आपने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन कोट किया है, आपने जो एक रेलेवेंट केस लो कोट किया, उसके बाद आपकी क्या थिंकिंग डेवलप हुई है, आपकी क्या समझ बनी है इन चीजों को लेके। कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं दिया, और ये हर एक सिनारियो में हिट करेगा, जूरिस्प्रूडेंस में भी आप कंक्लूजन दो, क्यों नहीं दे सकते भाई, बिल्कुल दे सकते हो। एनालिटिकल स्कूल में देखो, आप हिस्टोरिकल स्कूल में देखो, सोशियोलॉजिकल स्कूल में देखो, नेचुरल स्कूल में देखो, रियलिस्ट स्कूल में देखो, आप में दिखेगा कि किस स्कूल में किस जूरिस्ट ने अच्छी बात बोली है, क्या उनके ड्रॉबैक हैं। अगर आप तैयारी ऐसे कर रहे हो तो इस तरीके से, मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपको अगर एम ये है कि मुझे कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, तो आप इस तरीके से ही तो तैयारी करोगे। और अगर ये चीज आपको आज पहली बार पता चली तो फिर थोड़ी सी बात है, आपको डिफिकल्टी आएगी। लेकिन कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंक्लूजन के एग्जामिनर एक लीगल एक्सपेक्ट से बात करें तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा क्वेश्चन है वो। तो आपको भैया कंक्लूजन इवेल्युएशन एक बढ़िया सटीक तरीके से, एक जजमेंटल वे में देना पड़ेगा, ठीक है। एक मतलब आप ये मान लो कि आप जज वाली भूमिका निभा रहे हो, तो उस तरीके की आपके मतलब एटीट्यूड ऐसा डेवलप होना चाहिए, क्वेश्चन में दिखना चाहिए कि हाँ, बंदे ने कोई चीज एनालाइज करी है। एग्जामिनर ये आपसे नहीं सोच रहा कि आपने उसको, जो एग्जामिनर की डिमांड थी उस तरीके से उसको एनालाइज किया है, नहीं। आपको अपने जो भी आपने कोट्स किए हैं चीजें, आपको अपने जो भी बातें बोली हैं उनको आपको ठोस प्रूव करके बताना है कंक्लूजन में, कि हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बात है। क्या पता एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। जब तक आप अच्छे से अपने आर्गूमेंट्स को प्रेजेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो ये सारा काम आपका है कि आप किस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करते हो। तो इस चीज से कभी मत घबराना कि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सजेशन हमेशा आपका पॉजिटिव साइड होना चाहिए। आप सजेशन में कहीं पे भी कोई नेगेटिव चीज को ही नहीं कह सकते कि इसको बढ़ावा देना है मुझे। सजेशन हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ स्टेट्यूटरी प्रोविजन में कुछ ड्रॉबैक है, या केस लॉ में भी आपको लग रहा है कि इससे अच्छा जजमेंट आ सकता था, या फिर प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हो कि शायद अगर ये चीज ऐसे होती तो शायद इस तरीके से इस वाले प्रोविजन को यूज किया जा सकता था, जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपको सजेशन लग रहा है कि ये कोट करना चाहिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। यही एक दो लास्ट के स्टेप हैं जो काफी बच्चे तो देखो यहाँ तक भी नहीं पहुंचते हैं, और जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं फिर वो इन दो चीजों में लैग कर जाते हैं। अगर आप आखिरी के दो प्रोविजंस को अच्छे से एनालाइज करोगे, बिलीव मी, आपको 7 से 8 नंबर, 9 नंबर भी लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देके चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको, देखो मैं कितने क्वेश्चन करा दूंगा, 100 क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम में आपको 101 क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए। तो इसीलिए जितना पढ़ो उसको क्वालिटी वाला काम करो, क्वांटिटी वाला काम नहीं, क्वालिटी वाला काम करो, चीजों को एनालाइज करो, और फिर एग्जाम में आप चूज करो अपने 10 में से 6 क्वेश्चन कौन से आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आप ये सारी की सारी 6 चीजें फिट कर सकते हो, ठीक है। जामिया वाले तो ये कर सकते हैं, आईआईएम वालों के लिए पास ऑप्शन नहीं है कि उनके पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे, 4 ही उनको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको 4 के 4 में से अटेम्प्ट करने हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन जामिया वालों के पास ऑप्शन है, और एग्जाम में वैसे ऐसे ही होता है, 8 क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आते हैं और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो भी आपको लगता है अच्छा कि हाँ इसके बाद मेरे पास मटेरियल अच्छा है, आप उन्हीं क्वेश्चन को उठाते हो, ठीक है। ये थोड़ी ना कि सीक्वेंस से सारे उठा लिया आपने। तो पहली बात तो ये कि ये एक परफेक्ट बॉडी होगी आंसर की। अगर आप चाहो ये खुद कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, वरना हम बैच में इस पे फोकस करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद और क्या एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आपके आंसर को थोड़ा सा और एनहेंस करने में मदद करते हैं। आपने ये देखो पूरा भी लिख दोगे ना आप, ये सब कुछ बिल्कुल डिट्टो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा भी लिख दिया, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको उतना इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है। चीजों को दिखाने का भी तो एक तरीका हो सकता है
कि आपने सारी चीजें लिख दी लेकिन पैराग्राफ में लिखी हैं, बेकार हैंडराइटिंग आपकी बहुत बेकार है, ठीक है, आपने किसी भी चीज को कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया है, तो कहाँ से आपकी वो चीज एनहेंस होके आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप करो, कोई भी आप आंसर लिखते हो तो कीवर्ड्स को जरूर आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। कोई भी आपका सेक्शन है, सेक्शन 38, उसको अंडरलाइन करिए, इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स है उनको अंडरलाइन करिए। उसके बाद कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन को जितना हो सके पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए। हेडिंग बना दीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने हेडिंग बना दी। उसके बाद इसके रिगार्डिंग पॉइंट लिखो दो तीन, इसके रिगार्डिंग इसका रेलेवेंट केस लिख दो, इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो हेडिंग बनाओ। ये नहीं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखे, इसी के अंदर आपने एक्सेप्शन लिख दिए, इसी के अंदर केस लॉ लिख दिया, कुछ आपने हेडिंग बनाई नहीं। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेन हेडिंग बनाओ, उसके बाद फिर आप बनाओ कि हाँ भाई इसके एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, इसके आपके केस लॉ क्या है, इसके आपका रेलेवेंट सिनेरियो क्या होता है, ठीक है, क्या मांग आई जिसके बाद इसके एक्सेप्शंस को रेज किया गया, क्या इसका मिसयूज होने लगा, डिसएडवांटेज होने लगा। तो ये सारी चीजें अगर आप इस तरीके से फ्रेम करोगे एक फ्लो चार्ट के द्वारा, तो भाई आपका क्वेश्चन उभर के आएगा ही आएगा। एग्जामिनर अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा आपको नंबर देने से। तो आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी के साथ खेलना है, आपको ये नहीं कि खुद सेटिस्फाई हो गए, 30-35 पेज भर दिए, समझ में आपको भी नहीं आ रहा क्या लिखाया मैं, ठीक है। तो एग्जामिनर की लाइफ को आपको इजी बनाना है, सिंपल सी बात है। हमारे प्रोफेसर यही बोलते थे कि एग्जामिनर की लाइफ इजी तब बनेगी जब उसके सामने आपकी कॉपी है और वो आपकी कॉपी को इजी टू अंडरस्टैंड अच्छे से पढ़ पा रहा है, आपने क्लैरिटी दे रखी है, हर एक चीजें साफ साफ दिख रही है कि हाँ भाई केस यहाँ लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन यहाँ लिखे हुए हैं, कंक्लूजन यहाँ लिखा हुआ है, सजेशन यहाँ लिखा है, ब्यूटीफुल वे में आपने अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। एग्जामिनर आराम से देख पा रहा है वो चीजें, ज्यादा उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ा। वो एफर्ट क्यों डालेगा ये बताओ आप मुझे, आपके क्वेश्चन को समझने के लिए एफर्ट क्यों डालेगा वो? अगर आपने खिचड़ी पकाए आप, तो सिंपल सी बात है वो एक एवरेज मार्क्स पकड़ लेगा आपके, 2-3 नंबर लायक है ये बच्चा, तो फिर आप कितना लैग कर जाओगे सोचो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो एक पल को लगभग सब आप एक लेवल ट्रैक पे आ जाओगे, लेकिन जो सारा सिनारियो कट ऑफ का चेंज होगा वो आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, एक आंसर राइटिंग है, उससे चेंज होगा, क्योंकि ये सीखना सबकी बस की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो भैया अपने आंसर में अपना कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज लिखो, हेडिंग वाइज लिखो, और कोशिश करो फ्लो चार्ट लिखो। जैसे मान लो आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूं मैं, तो आर्टिकल 21 में आप काफी चीजें आपको पता है कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। राइट टू लिवलीहुड इन्वॉल्व होता है इसमें, राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व होता है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड होता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल होता है इसके अंदर है, और आपका राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट होता है। तो ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना के आर्टिकल 21 के बाद ये लिखोगे, कितना प्यारा लगता है वो देखने में। आपका टाइम बचेगा कि आपको थ्योरी लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन के साथ आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैंने ऐसा करके देखा हुआ है और मुझे मिला हुआ है फ़ायदा, सिंपल सी बात है। कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम मैंने दिया, असिस्टेंट कमांडेंट का दिया है यूपीएससी में, सब में बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का, आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है। और किसी चीज़ का तो ना मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, ये अप्लाइड फैक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट्स हैं। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सिखाया जाता है एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एक परफेक्ट आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है। लास्ट में सिंपल सी बात है, वैसे ये इतना डिमांड तो नहीं करता है, लेकिन गुड हैंड राइटिंग भी कई बार कुछ एग्जामिनर्स के लिए आप कह सकते हो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो आपको 0.5 0.1 मार्क हर क्वेश्चन में और बच्चों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा देते चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, मानो 0.5 मार्क्स भी, 3 मार्क्स। एक कंपटीशन एग्जाम में पॉइंट मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे तो 3 मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी अगर कोई भी चीज़ करने से अगर कुछ भी फायदा मिल रहा है तो करो यार। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो थोड़ा सा उस पर वर्क करो, अभी भी 20 दिन है, 18-20 दिन है। आप कोई भी जो आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने के लिए, आप उनको लिखना घर पे बैठे खुद, अपना जो भी कॉपी है उसके अंदर, ठीक है। और कोशिश ये करना A4 साइज में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि A4 साइज में शायद आपको मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी यूपीएससी की तरह जो मिलता है, ठीक है। तो कहीं आप टेढ़ा मेढ़ा मत लिखने लग जाना कि यहाँ से लिखने लगे, लिखते लिखते ऐसे चले गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मार्जिन पे आपको काम करना है अपना, मार्जिन पे, वर्ड्स पे, जो आपका वर्ड्स का जो फॉन्ट साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर को ये ना लिखे कि ये भाई ट्रैप कर रहा है मुझे, ज़्यादा खुला खुला नहीं लिखना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, जो कि नॉर्मल एक स्टैंडर्ड राइटिंग होती है आपको वैसे ही लिखना है। ये कुछ बातें हैं कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको।
बैच के लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बता दूं, बैच देखिए 18 अप्रैल से 2024 थर्सडे से कोशिश कर रहे हैं हम, शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं कर सकते तो, लेकिन सिंपल सी बात है यार, कुछ तो मतलब स्टूडेंट्स देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, एटलीस्ट कुछ तो एक अमाउंट आए। अभी मैंने जो वोटिंग करवाई थी कल आपकी, अगर आपने देखा हो, वोटिंग कराई थी, तो उसमें लगभग अभी 10 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस बैच में, ठीक है। तो देखते हैं अगर 10 12 15 तक आ गए तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर वो फ्रूटफुल नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी नहीं है। जितने ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे तभी मतलब पढ़ाने में मज़ा आता है। तो एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए वोटिंग के अकॉर्डिंग ही, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है, वरना मैं ये बैच शुरू करने वाला नहीं था, ठीक है। तो टाइमिंग क्या रहेंगी आपकी बैच की, 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के शाम के, ये टाइमिंग बच्चों ने बोली है, सबसे ज़्यादा इसी को पसंद किया गया टाइमिंग को, तो ये वाली टाइमिंग रखी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, सिंपल सी बात है, 5 मई को आपका ये लेके एग्जाम है, 10 मई को आपका जामिया का एग्जाम है, तो इन 2 एग्जाम्स को कवर करेंगे। लगभग 3 हफ्ते का पास आपका कह सकते हो ड्यूरेशन है इस कोर्स का। मोड ऑफ क्लासेस कैसी रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल भी कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको नहीं दिए जाएंगे। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, पीपीटी शेयर करी जाएगी आपके साथ, केस लो की, कंसेप्ट की, वो शेयर कर दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में आप हो सके तो अपनी नोटबुक साथ लेके आना, या फिर एक A4 साइज पेज लेके आना, क्योंकि चीजें मैं बोलता जाता हूँ, कोट ज्यादा करता हूँ, ठीक है। जब लाइव क्लास का मतलब ये है कि भाई आप लाइव बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे फिर आपको जो मटेरियल है वो पीपीटी में कम मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास में ज्यादा मिलेगा। आपको अटेंटिव होकर अपने नोट्स बनाने लाइव क्लास के दौरान, वही आपको बेनिफिट देगा। गूगल मीट के थ्रू क्लासेस होंगी। फीस आपकी रखी गई है 1999 योर फीस। आप इतना पे कर देते हो तो आपका एनरोल कर लिया जाएगा। आपका एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या है, सिंपल से 3 स्टेप है भैया, कुछ नहीं करना है। स्टेप 1, व्हाट्सअप आप मुझे कर दीजिए 9350145947, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको बस ये लिख देना, हाय, आपका नाम, इंटरेस्टेड इन दी JMI या ILI LLM आंसर राइटिंग बैच। मैं समझ जाऊंगा आपको भाई इस बैच में आना है, उसी बैच के अकॉर्डिंग आपको व्हाट्सअप ग्रुप में एनरोल कर लिया जाएगा। पेमेंट लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। जैसे आप पेमेंट को कंप्लीट करते हो मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको एनरोल कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे वीडियो के पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग, या फिर मुझे पर्सनली भी, जो मेरा नंबर अभी जस्ट मैंने कोट किया है, आप मुझे यहाँ पे भी व्हाट्सअप करके अपनी कोई क्वेरी सोल्व करके, अपना कोई भी आपका डाउट है उसके बाद बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।